हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारी यूट्यूब चैनल पुस्तिका में आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज की चर्चा वाकई बहुत खास होने वाली है। बिल्कुल। अक्सर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि पुस्तिका सीरीज क्यों इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये सवाल बहुत लिसनर के मन में होता है। तो इसका आंसर है क्योंकि यहाँ किसी भी बुक को डिटेल्ड पार्ट वाइज एक्सप्लेन किया जाता है, और ये बहुत जरूरी भी है। जिसकी वजह हमें मैक्सिमम नॉलेज एक जगह ही मिल जाता है और हमें मल्टीपल वीडियोस भी स्क्रॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एग्जैक्टली मतलब आपका टाइम भी बचता है और फोकस भी बना रहता है। सही कहा। आज हम फाइनेंशियल नॉलेज की एक सीरीज द फाइनेंस पुस्तिका में बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक रिच डैड पुअर डैड की बात करेंगे। ओह, ये तो पर्सनल फाइनेंस की बिल्कुल क्लासिक बुक है। हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक दुनिया की सबसे फेमस पर्सनल फाइनेंस बुक्स में से एक है और इसने सच में लोगों की लाइफ बदली है। इसे पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये पैसे, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में हमारी पुराने सोच को बदल देती है। पूरी तरह से एक नया पर्सपेक्टिव देती है, राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये फाइनेंशियल नॉलेज हमारे यहाँ स्कूल का कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। वही तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा गैप यही है। या तो इसे पूरी जिंदगी अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखना पड़ता है या फिर अच्छी किताबों के माध्यम से जो राइटर का असली ओरिजिनल एक्सपीरियंस होता है। देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ। अगर आप नोटिस करें तो स्कूल्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री सब सिखाया जाता है। हाँ, हर एकेडमिक सब्जेक्ट मिल जाएगा वहाँ। पर पैसा कैसे काम करता है, ये सब्जेक्ट सिलेबस से पूरी तरह गायब है। राइट, किसी भी क्लास में नहीं सिखाते ये। एक बच्चा 20 साल तक पढ़ाई करता है, बड़ी बड़ी डिग्रीज लेता है, लेकिन उसे ये नहीं सिखाया जाता कि पहली सैलरी आने पर उस मनी को मैनेज कैसे करना है। सही बात है, पूरा फोकस बस जॉब लगने पर होता है। एग्जैक्टली सिस्टम का पूरा ध्यान सिर्फ एकेडमिक और प्रोफेशनल स्किल्स पर है, फाइनेंशियल स्किल्स पर कोई फोकस नहीं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि बहुत स्मार्ट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या जो अपने फील्ड में टॉप पर होते हैं, हाँ, वो भी रियल लाइफ में पैसे के लिए पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं। ये वाकई एक ऐसी हकीकत है जिससे हम सब वाकिफ हैं। और आज की इस चर्चा का मेन मिशन भी यही है। हम उस कहानी की गहराई में जाएंगे जहां एक छोटे से बच्चे यानी रॉबर्ट को दो बिल्कुल अलग मानसिकता वाले पिताओं से पैसे के नियम सीखने को मिले। ये स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रॉबर्ट के पास दो डैडी थे, राइट? हाँ, एक तरफ थे उनके अपने पिता और दूसरी तरफ उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता। और इन दोनों की एजुकेशन और बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर क्या था जिसने ये इतना बड़ा पैराडॉक्स क्रिएट किया? देखिए, उनके अपने पिता, जिन्हें वो किताब में गरीब डैडी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। अच्छा, मतलब डिग्रीज वगैरह थी उनके पास? हाँ, उनके पास पीएचडी थी। उन्होंने अपना 4 साल का ग्रेजुएशन 2 साल से भी कम वक्त में पूरा कर लिया था। वाओ, वो तो काफी ब्राइट होंगे। बिल्कुल, वो स्टैनफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जैसी टॉप यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप पर पढ़े थे। तो फिर दिक्कत कहाँ आई? उन्हें गरीब डैडी क्यों कहा गया? क्योंकि इतनी पढ़ाई और अच्छी सरकारी नौकरी होने के बावजूद वो जिंदगी भर पैसे के लिए परेशान रहे, और जब उनकी डेथ हुई तो वो अपने पीछे कर्ज छोड़ गए। ये तो बहुत दुख की बात है। और उनके दूसरे पिता? दूसरे थे उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता, जिन्हें वो अमीर डैडी कहते थे। उन्होंने तो 8वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। वेट, 8वीं क्लास? मतलब सिर्फ 8th पास? असल में वो 8th भी पूरी नहीं की थी उन्होंने, पर आगे चलकर वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। ये तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। हाँ, और उन्होंने अपने परिवार और चर्च के लिए करोड़ों डॉलर छोड़े। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके पास दो अलग अलग जीपीएस हों और दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस दिखा रहे हों। सही एग्जाम्पल है। हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि ज्यादा डिग्री मतलब ज्यादा पैसा, लेकिन यहाँ तो केस बिल्कुल उल्टा है। What's fascinating here is कि देखिए, दोनों ने ही कड़ी मेहनत की, दोनों अपनी अपनी जगह सक्सेसफुल थे, लेकिन पैसे को लेकर उनके विचार जमीन आसमान का अंतर रखते थे। जैसे कि क्या डिफरेंसेस थे उनकी सोच में? एक का मानना था कि पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है। ये तो हमने अपने घरों में भी बहुत बार सुना है। राइट, ये बहुत कॉमन बिलीफ है। लेकिन दूसरे पिता का मानना था कि पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। ओह वाओ, मोह की जगह कमी, ये एक वर्ड ने पूरा मीनिंग बदल दिया। बिल्कुल, और इस सोच ने उनकी रोजमर्रा की भाषा को भी अफेक्ट किया। रोजमर्रा की भाषा मतलब जब हम डेली बात करते हैं तो क्या हमारे शब्द सच में हमारी आर्थिक स्थिति तय कर सकते हैं? 100%। वर्ड्स में बहुत पावर होती है। अच्छा, कैसे?
गरीब डैडी अक्सर एक सेंटेंस बोलते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता। एक नेगेटिव स्टेटमेंट? एग्जैक्ट। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है जो दिमाग को काम करने से रोक देता है। मतलब जैसे ही आपने कहा नहीं खरीद सकता, दिमाग सोचेगा चलो फैसला हो गया, अब सोचना बंद। सही पकड़ा आपने। वहीं अमीर डैडी अपने घर में इस सेंटेंस पर पाबंदी लगाकर रखते थे। तो वो क्या बोलते थे? वो कहते थे कि इसकी जगह पूछो, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। तो कैसे लगाने से ये क्वेश्चन बन गया। हाँ, और ये क्वेश्चनवाचक शब्द दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये तो बिल्कुल जिम जाने जैसा लग रहा है मुझे। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी दी आपने। मतलब जैसे फिजिकल कसरत से बॉडी स्ट्रांग होती है, वैसे ही कैसे खरीद सकता हूँ सोचने से दिमाग की कसरत होती है। राइट, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। एब्सोल्युटली। अमीर डैडी का यही मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना एक तरह का दिमागी आलस है, मेंटल लेजीनेस। और इस आलस का नतीजा क्या निकला दोनों की लाइफ में? नतीजा ये था कि गरीब डैडी ने प्रैक्टिकली मान लिया था कि वो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, और दिमाग ने इसे सच साबित कर दिया। और अमीर डैडी का क्या हाल था? अमीर डैडी एक बार बैंकरप्ट होने की कगार पर थे, लेकिन तब भी खुद को अमीर ही मानते थे। वेट, पैसे नहीं थे फिर भी अमीर मानते थे? हाँ, उनका क्लियर मानना था कि पैसा पास में ना होना टेम्पररी है, जबकि गरीबी परमानेंट है। वाओ, ब्रोक इज टेम्पररी, पुअर इज परमानेंट। ये सोच तो सच में माइंड बेंडिंग है ना? अब एक और कंपैरिजन देखिए, टैक्स के बारे में। हम यहाँ बस न्यूट्रली दोनों के व्यूज रख रहे हैं। हाँ, लिसनर्स ध्यान दें, हम किसी पॉलिटिकल साइड का सपोर्ट नहीं कर रहे, बस बुक की बात कर रहे हैं। राइट। तो गरीब डैडी मानते थे कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि गरीबों को फायदा मिले। एक तरह से रॉबिनहुड अप्रोच, जो इक्वालिटी लाने की बात करती है। सही। जबकि अमीर डैडी का व्यू था कि टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जो लोग मेहनत करके इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, उन्हें पेनल्टी लग रही है। एग्जैक्टली। दोनों का पूरा सिस्टम को देखने का लेंस ही अलग था। तो इसका असर उनके करियर और जॉब सिक्योरिटी के नजरिए पर भी पड़ा होगा। बहुत बड़ा असर पड़ा। गरीब डैडी की जो मेंटालिटी थी ना, वो सुविधा भोगी थी। एंटाइटलमेंट वाली सोच। हाँ, उन्हें हमेशा अच्छी कंपनी में नौकरी, रिटायरमेंट प्लान, मेडिकल बेनिफिट्स और छुट्टियों की चिंता रहती थी। मतलब वो गवर्नमेंट या कंपनी पर डिपेंड करते थे। उन्हें लगता था कि सिस्टम को उनका ध्यान रखना चाहिए। और अमीर डैडी, वो तो जरूर इसके खिलाफ होंगे। सख्त खिलाफ थे। वो पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में विश्वास करते थे। ये वाकई हैरान करने वाला कॉन्ट्रडिक्शन है। एक घर में दो बिल्कुल अलग वैल्यूज। उनकी तो एडवाइस ही अलग थी। गरीब डैडी कहते थे मेहनती बनो और खूब पढ़ो ताकि अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। और अमीर डैडी, वो कहते थे खूब पढ़ो ताकि किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। नौकरी करना वर्सेस नौकरी देना, वर्ड्स ऑलमोस्ट सेम है पर मीनिंग पूरा अलग। और तो और बच्चों को लेकर भी सोच अलग थी। बच्चों पर क्या कहते थे वो? गरीब डैडी कहते थे कि बच्चों के खर्चे के कारण वो अमीर नहीं बन पाए। अच्छा। और अमीर डैडी कहते थे कि बच्चों को पालना है, इसीलिए मुझे अमीर बनना है। व्हाट अ फ्लिप! अगर हम इसे थोड़ा बड़ी पिक्चर से जोड़ें, तो क्या यही सोच उनके घर और रोज के खर्चों पर भी लागू होती थी? बिल्कुल। यहाँ आती है एसेट और लायबिलिटी की सबसे बड़ी डिबेट। हाँ, घर को लेके लोग बहुत इमोशनल होते हैं। गरीब डैडी भी बाकी सोसाइटी की तरह घर को अपना सबसे बड़ा एसेट मानते थे। पर क्या वो एसेट नहीं है? हम तो यही सुनते आए हैं। अमीर डैडी इसे लायबिलिटी मानते थे, क्योंकि लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। विच रियली? एक घर से पैसा निकलता है? हाँ ना, आपका मॉर्टगेज, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, ये सब आपकी जेब से हर महीने पैसा निकाल रहा है। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। ओह वाओ! तो बिल्स पे करने के बारे में उनका क्या रूल था? गरीब डैडी अपने बिल्स सबसे पहले चुकाते थे। ये तो जिम्मेदारी वाली बात लगती है। लगती है, पर इस वजह से उनके पास कभी इन्वेस्ट करने के पैसे नहीं बचते थे। अमीर डैडी सबसे आखिरी में बिल्स चुकाते थे। आखिरी में? तो पहले क्या करते थे? वो पे और सेल्फ फर्स्ट में बिलीव करते थे। पहले खुद को पे करते थे, यानी अपने एसेट्स बनाते थे। और बच्चों को जॉब के लिए कैसे प्रिपेयर करते थे दोनों? गरीब डैडी एक अच्छा बायोडेटा या रिज्यूमे लिखना सिखाते थे, ताकि नौकरी मिल सके। राइट। और अमीर डैडी बिजनेस प्लान्स बनाना सिखाते थे ताकि वो बाकी लोगों को नौकरियां दे सके। एक 9 साल के बच्चे के लिए दो इतने स्ट्रांग और अलग व्यूज वाले पिताओं के बीच किसी एक को चुनना कितना मुश्किल रहा होगा ना? बहुत कठिन था उस बच्चे के लिए। पर उसने आखिरकार एक फैसला लिया।
रॉबर्ट ने आखिर क्या डिसाइड किया? उन्होंने अपने हाईली एजुकेटेड पर फाइनेंशियल स्ट्रगल करने वाले गरीब डैडी की सलाह ना मानने का मुश्किल फैसला किया। और अपने अमीर डैडी की बात सुनी। हाँ, इस पर बुक में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत मशहूर कविता द रोड नॉट टेकन का जिक्र है। जिसमें वो उस रास्ते को चुनते हैं जिस पर कम लोग चले थे। एग्जैक्टली। और इस एक बात से उनकी पूरी आर्थिक जिंदगी में सारा फर्क आ गया। और यहीं से उनकी वो लंबी फाइनेंशियल एजुकेशन शुरू हुई, राइट? और 30 साल तक चली। हाँ, उनकी 39 वर्ष की उम्र तक। तो इस पूरी एजुकेशन का अल्टीमेट निचोड़ क्या निकला? उसका निचोड़ अमीर डैडी के वो शब्द हैं जो वो बार बार दोहराते थे, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। पैसा मेरे लिए काम करता है मतलब आप अपने एसेट से इनकम जनरेट कर रहे हैं जब आप सो भी रहे हो? बिल्कुल सही। पैसा सिर्फ एक ताकत है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन उससे भी बड़ी ताकत है। क्योंकि पैसा तो आता जाता रहता है। पर अगर आप जानते हैं कि ये काम कैसे करता है तो आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं किसी भी हालात में। ये वाकई कमाल की डीप डाइव थी। दोस्तों, इस डिस्कशन के एंड में मैं आपके दिमाग के लिए एक गहरा सवाल छोड़ना चाहती हूँ। लिसनर्स को सोचना चाहिए इस पर। जरा सोचिए, क्या आप अनजाने में अपने दिमाग को आराम देकर उसे गरीब मेंटालिटी की ओर ढकेल रहे हैं? ये बहुत इजी है अनकॉन्शियसली करना। अगली बार जब आप कुछ खरीदने जाएं, तो अपने आप से पूछें कि आपका दिमाग मैं नहीं खरीद सकता सोचकर सो रहा है, या फिर कैसे खरीद सकता हूँ सोचकर एक्सरसाइज कर रहा है। So please comment who will apply these learning in his or her actual life. हमें आपकी कमेंट्स देखने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। And I really want to ask them to come for another next episode of this book. आप सभी को इस किताब के अगले एपिसोड में जरूर आना है। बिल्कुल, अगला पार्ट और भी ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है। I will also ask them what next book they want. साथ ही कमेंट करके बताएं कि आप अगली कौन सी बुक के बारे में जानना चाहते हैं। हम बिल्कुल ट्राई करेंगे आपकी पसंद की बुक लाने की। And friends, I must also ask them to subscribe our YouTube channel, Pustika, and like the video. If already subscribed, then share and give your precious comments. आपका एक शेयर किसी और की आर्थिक सोच बदल सकता है। अगर आपको हमारे दिस एफर्ट से आपका बेनिफिट हुआ है, तो हमें बताना मत भूलिएगा। राइट। आपके कमेंट्स हमें ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और हाँ, इस बुक के नेक्स्ट एपिसोड के साथ साथ हम नेक्स्ट कौन सी बुक लाने वाले हैं से सब जानने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नए आर्थिक नियमों के साथ। तब तक अपने दिमाग की कसरत करते रहिए। नमस्कार।